हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस 100 टॉपिक सीरीज में। 100 टॉपिक सीरीज में आज हम लोग टॉपिक उठाएंगे भारतीय संविधान से ही भारत का संवैधानिक विकास। तो जब अंग्रेजों ने 1664 का बक्सर युद्ध जीत लिया तो इसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना आधिपत्य हासिल कर लिया और उसके बाद भारत में कैसे शासन किया जाए उन्होंने नियम बनाना शुरू कर दिया। तो इनका जो शासन था इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जब कंपनी का शासन चल रहा था और दूसरा जब क्राउन के तहत शासन किया गया। तो कंपनी का शासन जो है वो 1773 से लेकर के 1858 तक चला। 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन चला है। तो उसी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर आया 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 के बाद 1833 के बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट और उसके बाद आ गया क्राउन का शासन यानी ताज का शासन। ताज के शासन के तहत सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। 1858 के बाद 1861 का भारत सरकार अधिनियम आया। 1861 के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया और उसके बाद 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम और उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 के बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो ये सब अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था? 1773 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने के लिए यह पहला प्रयास था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पहला प्रयास था। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका मतलब अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे वही बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। तो निजी व्यापार या उपहार या रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और 1773 अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले यह नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास था। बंगाल के गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य लाए गए। निजी व्यापार और उपहार रिश्वत ये सब जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो इसमें दोहरा शासन जो है वो शुरू किया गया, दोहरा शासन। और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों के लिए रखा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कि व्यापारिक मामले यानी कॉमर्शियल देखेगा और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए रखा गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामला देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामला देखता था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र भारतीय कब्जा कहा गया।
तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा शासन जो है वो लागू हुआ। दोहरा शासन कहने का मतलब क्या कि राजनीतिक पॉलिटिकल मामलों के लिए अलग व्यवस्था और व्यापारिक मामलों के लिए अलग व्यवस्था। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है और इस अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का भारतीय कब्जा कहा गया पहली बार। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम की बात करें तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार 1813 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय का व्यापार जो है वो एकाधिकार जारी रहा। चीन के साथ कंपनी अभी भी व्यापार कर सकती थी और भारत के साथ चाय का व्यापार जो है वो अभी भी कंपनी कर सकती थी। 1813 अधिनियम के तहत ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दिया गया और बोला गया अब कि भारतीय शिक्षा के लिए हर एक वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान रहा। तो व्यापारिक एकाधिकार जो है वो अंशतः समाप्त हुआ 1813 अधिनियम के द्वारा। चीन और चाय के साथ व्यापार जो है वो जारी रहा 1813 अधिनियम के बाद भी। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति कब से मिली? 1813 से। और भारतीयों पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई 1813 अधिनियम के तहत ही। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में अंतिम कदम था। केंद्रीयकरण की दिशा में 1833 का अधिनियम जो है वो अंतिम कदम था। यहाँ पे व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त हो गए। जो चीन और चाय का जारी था कंपनी का अधिकार, पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। चौथे सदस्य विधि सदस्य को शामिल किया गया। पहले विधि सदस्य जो है वो कौन बने? लॉर्ड मैकाले। पहला विधि सदस्य जो बनाए गए थे वो बनाए थे लॉर्ड मैकाले। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और पहला विधि सदस्य जो है वो बनाए गए कौन? लॉर्ड मैकाले। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और अब पूर्णतः प्रशासनिक निकाय यह बन गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता जो है वो शुरू किया गया, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। 1833 का जो अधिनियम था इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता था। 1833 अधिनियम के तहत ही पूरा व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। 1833 अधिनियम के तहत ही जनरल परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा विधि सदस्य लाया गया और चौथा विधि सदस्य जो है वो कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। अब है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम की बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यों को गवर्नर जनरल की परिषद में अलग कर दिया गया। नियम बनाने वाले अलग होंगे और नियम लागू करने वाले ये अलग होंगे। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली जो है वो शुरू किया गया। कब? 1853 में। 1853 में खुली प्रतियोगिता प्रणाली जो है वो शुरू किया गया। मैकाले समिति सिविल सेवकों की भर्ती के संबंध में नियुक्त की गई। सिविल सेवकों की भर्ती के संबंध में एक समिति बनाया गया जिसका नाम था मैकाले समिति। मैकाले समिति का गठन हुआ 1854 में। भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया 1853 अधिनियम के तहत। भारतीय विधान परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें लघु संसद कहा गया। भारतीय विधान परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें लघु संसद कहा गया 1853 अधिनियम के तहत। चार्टर अंतिम चार्टर अधिनियम था। 1853 वाला जो है वो अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसने दर्शाया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय जो है वो समाप्त किया जा सकता है।
तो 1853 अधिनियम के तहत पहले तो विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। 1853 के तहत ही खुली प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ। मैकाले समिति की स्थापना हुआ 1854 में, और भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया और भारतीय विधान परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 नए सदस्य को मिला करके जो बना उसको लघु संसद कहा गया, और 1853 का अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ताज का शासन के बारे में। ताज का शासन की बात करें तो यह 1858 से लेकर के 1947 तक चला। ताज का शासन जो है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चला। 1858 का भारत सरकार अधिनियम कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन जो है वो सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया भारत का सरकार। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, और पहले वायसराय जो है वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। 1858 अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव एक पद बनाया गया, और जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। भारत का राज्य सचिव पद जो है वो 1858 अधिनियम के तहत बनाया गया, और ब्रिटिश कैबिनेट का वह सदस्य था। राज्य सचिव को सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसको 1858 अधिनियम के तहत समाप्त करके द्वैत शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1800 अधिनियम के तहत सबसे पहले तो सरकार ब्रिटिश के हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। वायसराय का पद बनाया गया। भारत के राज्य सचिव पद बनाए गए। भारत के राज्य सचिव में 15 सदस्य का परिषद बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुआ। 1861 के तहत प्रतिनिधि संस्थाओं का शुरुआत हुआ। वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत की गई। 1861 अधिनियम के तहत वायसराय के परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत की गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। 1861 अधिनियम के तहत ही 1862 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को वायसराय परिषद में मनोनीत किया। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज्ड की प्रक्रिया यहां से शुरू हुआ, जिसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस दे दी गई। पहले जो बोला गया था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का नियम कानून बंगाल ही बनाएगा, अब इसके बाद 1861 अधिनियम के बाद मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का विधायी शक्ति जो था उसी को सौंप दिया गया। वायसराय को 6 माह तक अवधि के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला। वायसराय जो है वो 1861 अधिनियम के तहत अब अध्यादेश जारी कर सकता है, वो 6 माह का वैलिडिटी होगा उसका। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो था उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई 1892 के तहत। 1862 में तो लाया ही गया, 92 के तहत बढ़ाया गया। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई, जैसे अब बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति मिला। 1892 के तहत बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का शक्ति मिला भारतीयों को। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो बनाया गया। इसके आधार पर, पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया, जिसे सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान करने के रूप में जाना जाता है।
तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत जो है वो अधिनियम 1909 से शुरू किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में अब संख्या 16 से बढ़ करके 60 हो गई। पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विधि सदस्य बनाया गया। पहली बार भारतीयों को विधि सदस्य जो है वो किनको बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। और सदस्यों को बजट पर संकल्प रखने और पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति मिला। अधिनियम 1909 के तहत सदस्यों को, जो भी विधान परिषद के सदस्य थे, उनको बजट पर संकल्प रखने और प्रश्न पूछने की अनुमति मिला। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहला बार विधि सदस्य बनाया गया 1909 अधिनियम के तहत। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया, जिसे सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। अब है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली मतलब प्रांतीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषय भागों में रिजर्व कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित भागों में बांट दिया गया 1919 अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्विसदन व्यवस्था जो है वो लाया गया। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया और केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लाया गया 1919 अधिनियम के तहत। केंद्रीय विधान परिषद की जगह राज्य परिषद और विधानसभा बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद जो पहले होता था केंद्र में, अब राज्य परिषद और विधानसभा बनाया गया। केंद्रीय बजट को पहली बार राज्य बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट और राज्य बजट, ये दोनों बजट जो है वो अलग अलग हुआ। कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम 1919 के तहत। महिलाओं को अधिनियम 1919 के तहत मतदान का अधिकार मिला। और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार जो है वो सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक किया गया। अधिनियम 1919 के तहत पृथक निर्वाचक मंडल जो था, इसका विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और भारतीय लोगों तक किया गया। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अधिनियम 1919 के तहत। तो अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लागू किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार जो है वो सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तक किया गया। और पहली बार यूपीएससी का गठन जो है वो कहाँ किया गया? 1919 अधिनियम के तहत। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था लोक सेवा आयोग। ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 अधिनियम के तहत वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा ही एक तो ये स्रोत है, संविधान का ज़्यादातर नियम कानून जो है 1935 अधिनियम से ही लिया गया। लगभग 2/3 प्रावधान, इसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियां था। 1935 अधिनियम में 321 धारा और 10 अनुसूचियां थीं। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान जो है वो 1935 अधिनियम के तहत ही आया था, लेकिन लागू नहीं हो सका था। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और केंद्र में द्वैध शासन जो है वो शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया, इसके तहत 3 सूची बनाए गए। 1935 अधिनियम के तहत 3 सूची बनाए गए, एक संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती
सूची और अवशिष्ट शक्तियां जो थी उसको वायसराय को दे दी गई। 1935 अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1937 में। 1935 अधिनियम के तहत ही आरबीआई की स्थापना हुआ। आरबीआई की स्थापना हुआ 1935 के तहत द्विसदनीय विधानमंडल को 6 प्रांतों में शुरू किया गया। द्विसदनीय विधानमंडल को 6 प्रांतों में शुरू किया गया। दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिक के लिए पृथक निर्वाचन जो है वो व्यवस्था का विस्तार किया गया। 1935 के तहत श्रमिक, दलित जाति के महिलाओं और श्रमिक के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो शुरू किया गया। तो 1935 अधिनियम से ही भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा नियम कानून लाया गया है। 1935 अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ। 1935 अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1935 अधिनियम के तहत ही 3 सूची लाया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को दी गई। 1935 अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत ही हुआ और द्विसदनीय विधानमंडल को 6 प्रांतों में शुरू किया गया और दलित जातीय, महिलाएं, श्रमिक, इस सब को लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो शुरू किया गया। अब आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो इसके तहत भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र जो है वो घोषित किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। वायसराय का पद जो है वो 1947 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल पद जो है वो सृजित किया गया। ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण जो है वो समाप्त कर दिया गया और संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति दे दी गई। तो अब जो पढ़े इसका कर लेते हैं रिवीजन फिर से संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से। तो कंपनी का शासन जो है वो 1773 से 1858 तक रहा। 1773 से 1858 तक। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में 1774 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। 1784 के एक्ट के बात करें तो इसके तहत दोहरा शासन शुरू किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों का अधीक्षण था। भारत में कंपनी क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का भारतीय कब्जा जो है वो कहा जाने लगा। 1813 अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को है समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और चाय के साथ बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अनुमति मिला 1813 के तहत और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान हुआ 1813 अधिनियम के तहत। 1833 चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया और पहले गवर्नर जनरल जो है भारत के बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषदों में एक विधि सदस्य जो है वो घोषित किया गया। पहले लॉर्ड मैकाले, पहले विधि सदस्य कौन बने? लॉर्ड मैकाले। 1853 का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसके तहत विधायी और कार्यकारी को अलग कर दिया गया। विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया 1853 के तहत और 6 नए सदस्य जोड़े गए थे जिनको लघु सदन संसद जो है वो कहा जाने लगा था। खुली प्रतियोगिता को शुरुआत हुई थी 1853 अधिनियम के तहत और यह एक अंतिम चार्टर अधिनियम था।
उसके बाद आता है ताज का शासन। ताज का शासन के तहत सबसे पहले आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन जो है वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल जो पद था उसको अब वायसराय पद कर दिया गया और पहला वायसराय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन प्रणाली जो है वो समाप्त कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसको समाप्त कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया भारत का सचिव, जिसमें 15 सदस्य थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करें तो प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई। वायसराय की परिषद में गैर सरकारी प्रतिनिधि जो है वो आने लगे। इसके तहत जो है वो अलग अलग लोग जो है वो मनोनीत किए गए थे। विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, मतलब मद्रास को बम्बई को विधायी शक्ति जो है वो मद्रास और बम्बई को बंगाल से अलग करके विधायी शक्ति उनको वापस सौंप दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो वायसराय को मिला 1861 अधिनियम के तहत और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली 1861 अधिनियम के तहत। 1892 का परिषद अधिनियम के तहत, इसके तहत विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का शक्ति मिला। बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का शक्ति जो है वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मिला। 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम को तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है बनाया गया, पृथक निर्वाचक मंडल, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। 1909 अधिनियम के तहत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला विधि सदस्य जो है बनाया गया। 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषय अलग अलग बनाए गए। केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लागू किया गया। राज्य परिषद और विधानसभा बनाया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अधिनियम 1919 के तहत हुआ। महिलाओं को मताधिकार मिला 1919 अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है यह। भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुआ था अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते के केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था अधिनियम 1935 के तहत। शक्तियों का विभाजन किया गया, सूची बनाए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया 1937 में। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारत का विभाजन किया गया 1947 अधिनियम के तहत। वायसराय पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और संविधान सभा को संप्रभु निकाय और विधायी निकाय के रूप में बनाया गया। तो ये था भारतीय संविधानिक का विकास, जो कि सरकारी एग्जाम में जो है परीक्षा में बहुत ही इससे क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।